आरजेडी से ही। तो चितरंजन जी, धमाका कर दिया आज जी। आज ऐतिहासिक दिन है और निश्चित रूप से इसके लिए हम आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी को हम बधाई देना चाहेंगे कि एक इतिहास कायम किया है बिहार ने। एक महागठबंधन की सरकार ने एक मिसाल कायम किया है। और जो लोग अपने को कहते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी सीना ठोक कहते हैं सार्वजनिक मंच से कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं, तो आज उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। अगर सही में वे पिछड़ा के बेटा हैं और पिछड़ा के हित चाहते हैं तो उन्हें जो है सो जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर करवाना चाहिए। और जातीय जनगणना से जो आंकड़े आए हैं, एक वैज्ञानिक आंकड़ा सामने आ गया है कि कौन कितना संख्या में है, किसकी क्या स्थिति है। इसके अनुसार जो योजनाएं बनेंगी, जो आगे जो विकास की जो भी कार्यक्रम बनेंगे, उसमें उस ढंग से उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज बिहार की महागठबंधन सरकार आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में और आदरणीय लालू जी के मार्गदर्शन में जो यह घोषणा किया है, यह एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। और निश्चित रूप से थोड़ा भी अगर शर्म केंद्र की भाजपा सरकार को होगी तो आज ही वह घोषणा करेगी कि हम राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। और यह पिछली बार जो 2011 में जातीय जनगणना हुई है इस देश में यूपीए सरकार के समय में, उसे वह सार्वजनिक करेगी। ठीक है कुमार सौरभ, पूरा विपक्षी गठबंधन गदगद हो चुका है, अपने आप को और आगे मान रहा है आपसे। मुश्किलें बढ़ गई है क्या बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में? विपक्षी गठबंधन के साथ हम सब गदगद हैं। बिहार के एक सीमित संसाधन वाले राज्य बिहार में 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ अगर कोई सर्वे हुआ है तो उसका सार्वजनिक होना स्वाभाविक था। और ये मांग हम लगातार कर रहे थे। ये मांग आज सिद्धारमैया की सरकार से भी है कि कर्नाटका में उन्होंने 5 वर्ष से ये डेटा जुटाकर क्यों उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में भी है, अन्य राज्यों में भी है। भाई इसका सहर्ष स्वागत कौन नहीं करेगा। और अगर 60% पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है तो भाई मनोज यादव जी से मैं अभी पूछूंगा कि आज समाजवादी पार्टी में कितने प्रतिशत पिछड़े हैं जिनको इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। मैं बताता हूं, लगभग 12%। जितने भी दल हैं इनका रिप्रेजेंटेशन आज के दिन में इनके प्रतिनिधि के तौर पर कितना है। ये सवाल आपको ये भी पूछना होगा कि इस देश में पहली बार पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश में कभी भी पिछड़े वर्ग के कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं था। एक पिछड़े के बेटा के तौर पर सभी योजनाओं में सभी वर्गों के लिए, भाई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार कोई जाति या धर्म देखकर योजनाएं नहीं बनाती है। अगर हम उज्ज्वला देते हैं तो किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं देते हैं। अगर हम इतने सारे जो है आवास बनाते हैं तो किसी जाति या धर्म के नाम पर नहीं देते हैं। लेकिन तो क्यों फिर आपकी सरकार अगर आप इन आंकड़ों के आधार पर करती कुमार सौरभ? मैं एक आखिरी 10 सेकंड है पूजा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन आंकड़ों के आधार पर आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कुछ एक जो इतनी सारी जातियां हैं पिछड़े वर्गों में, उनमें कुछ एक जातियों को ही इसका फायदा मिल रहा है या नहीं, इस विषय की भी जानकारी लेनी चाहिए। और रोहिणी कमीशन के रिकमेंडेशन को भी इस सर्वे के आधार पर जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, मैं ये मानता हूं। और बहुत जल्द केंद्र सरकार इस विषय में अपने मंतव्य को भी प्रस्तुत करेगी। आप देखते जाइए। जी, क्या वाकई अब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी लागू करना एक दबाव बन जाएगा केंद्र सरकार पर, आपके इस बिहार में जातीय जनगणना को इनके आंकड़े जारी करने के बाद? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है हेमराज जी। हमारी आवाज पहुंच रही है? हेमराज जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, जवाब दीजिए। चलिए, क्या सवाल था आपका? हेमराज जी, मैं ये जानना चाह रही हूं, अब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करना, उसको सामने लाना, अब ये एक दबाव बन जाएगा क्या केंद्र सरकार पर? देखिए, दरअसल अभी जो आज जिस विषय पर आपका डिबेट है, सारे लोग बैठे
कि जिस तरह से जातीय गणना की शुरुआत हुई थी बिहार सरकार के द्वारा, बिहार में अपने खर्चे से बिहार सरकार ने जातीय गणना की शुरुआत की थी। जब इसकी पहली बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में सभी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन जो ही जाति गणना का काम शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने इसका तो विरोध शुरू से किया था। वो तो चाहते ही थे कि दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए जो प्रगति के द्वार खुले, वो इन्हें पसंद नहीं था। चितरंजन जी, आपसे मैं यही सवाल कर रही हूँ, अब दबाव और ज्यादा बनेगा क्या मोदी सरकार पर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, उनको सामने लाना? है कि रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है उसका क्या मापदंड है? जब आपके पास जातीय आंकड़ा नहीं है, किस जाति की क्या आबादी है, उनकी क्या स्थिति है, जब इसका कोई आपके पास में वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है, तो फिर रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट आप कर रहे हैं उसकी विश्वसनीयता क्या है? किस आधार पर? जब यहाँ पर मंडल आयोग बना था तो 1931 के जनगणना को आधार बनाया था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि रोहिणी आयोग जो यह कर रहे हैं भाजपा के लोग या जो एनडीए के लोग, उसका आधार क्या है? जब तक जातीय जनगणना आप नहीं करवा रहे हैं तब तक जो है सो रोहिणी आयोग किस आधार पर बना है, सो मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, जवाब दीजिए कुमार सौरभ, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि इस देश में कोई भी आयोग जो होता है, जब वो बनता है तो अपने आप में वो एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके पास या हमारे पास 2011 के जातीय जनगणना के आंकड़े हैं, जिसको सार्वजनिक कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया इतने वर्षों तक। भाई, हमारी मांग है कि अब 2011 के उन आंकड़ों को सार्वजनिक करें और उसमें फिर जो रोहिणी कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर आप उसको लागू करें। और अभी फिलहाल एक लाइन की बात है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में सभी दल ये सुनिश्चित करें कि 60% जो है वो अति पिछड़ों को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बिहार सरकार सबसे पहले ये लागू करे और ये दबाव सभी राजनीतिक दलों पर होगा। इसका हम स्वागत करते हैं कि हमारे अति पिछड़े जो हैं उनकी 63% की भागीदारी प्रत्येक दलों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसमें बुराई क्या है? ठीक है, और जो विकास उन्मुख जो योजनाएं हैं उनमें भी ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये अच्छी बात है, इसका सहर्ष स्वागत होना चाहिए। ठीक है, स्वागत करिए एलजीपीआर तो। हालांकि बीजेपी की, अगर मैं बिहार बीजेपी की बात करूं तो वो उन्होंने भी लगातार वो भी आपका समर्थन करते रहे ना जातिगत जनगणना पर। किया है, किसी दल ने विरोध नहीं किया है। गणना का सपोर्ट कहाँ किया? हर जगह विरोध ही तो विरोध हुआ। भाई, सार्वजनिक रूप से समर्थन इसका सभी दलों ने किया है, सर्वदलीय बैठक में किया है, उसके बाद किया है। आप प्लीज अपने फैक्ट्स देख लें। ठीक है, बहुत देर से मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी। पूजा जी, कोई भी कमीशन हो, कोई भी कमीशन की रिपोर्ट हो, जब तक उसके पास कोई आधार नहीं होगा उस आधार का कोई मतलब नहीं। जो बात अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता जी ने कही कि किस आधार पे रोहिणी कमीशन बना, किस आधार पे आज महिला बिल आपने 33% जो पारित करा दिया, सभी ने समर्थन दे दिया, क्योंकि आप ऐसा एक पेज फंसा के लाए कि कोई विरोध, और कोई कभी किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। सबसे ज्यादा विरोध तो महिला आरक्षण का बीजेपी ने किया था। आज 63% महिलाओं को दरकिनार करके नरेंद्र मोदी जी ने यह आरक्षण देने की बात की है। क्या हम इस बात से सहमत हो सकते हैं? क्या आप इस आरक्षण, जो महिलाओं का आरक्षण आया, उसमें इग्नोरेंस 63% आबादी को इग्नोर किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, इस बीच लालू यादव उन्होंने भी एक्सपोज पर, देखिए उन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया है, अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों, तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के जो तमाम समूह हैं उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। ये ट्वीट किया है आज गांधी जयंती पर। इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। आरजेडी अध्यक्ष, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, वो भी इसे ऐतिहासिक पल बता रहे हैं। प्रतिक्रिया दीजिए कुमार सौरभ। मैं फिर कह रहा हूं कि ये लटकाने और भटकाने का प्रयास हमेशा, चाहे 1989 हो या 1996 हो या 2010 हो, हाँ,
आप हमेशा महिला आरक्षण के विरोधी, मुखर विरोधी लालू यादव और दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं। संसद में खड़े होकर इन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। मैंने कहा 63% महिलाओं का क्या होगा, रिकॉर्ड पर है, ये संसद के रिकॉर्ड पर है। रिप्लाई, यादव जी ने 63% महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? मुझे क्या यहाँ उनको दोहराने की दरकिनार जरूरत किया जा नहीं है। सकता है? और आज ये आप चलो ठीक 27% लेकिन कुमार सौरभ आप ये मान रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप ये सवाल उठा रहे थे 2011 की जातीय जनगणना, उसका आपने क्या किया, इसको लेकर आप कांग्रेस से सवाल करते हैं ना। आप कर्नाटक को लेकर कर रहे हैं, आप राजस्थान को लेकर कर रहे हैं, शुरुआत तो हुई बिहार से ही सही। बिल्कुल सहर्ष स्वागत करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि आप 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, अगर उसमें भी आप कोटे की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत बिल्कुल राजनीतिक दलों को करना चाहिए। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में आप 33% महिलाओं को आरक्षण दीजिए, किसने रोक रखा है? उसके अंदर में जो है अति पिछड़े और एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को भी आप आरक्षण दीजिए, किसने रोक रखा है? भाई किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के कहने से या संविधान में संशोधन करने से आप देंगे, ऐसा कोई तो नियम नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको फिर से आश्वस्त करता हूं कि आप आने वाले 2024 के चुनाव में इस बात को नोट कर लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ये सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की भागीदारी 33% हो, और उसमें अगर 60% अति पिछड़े वर्ग की महिलाएं या एससी या एसटी वर्ग की महिलाओं की भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो हम करेंगे। एनडीए वो करता रहा है। आज भी आप आंकड़ा उठा लीजिए, संसद के पटल पर जेपी नड्डा जी ने और बाकी के लोगों ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि कितने प्रतिशत अति पिछड़े वर्ग की भागीदारी आज संसद में है। ठीक है, कोई आप अन्य हमारे दल ये साथ बने बता दें कि रहिएगा। उनके दलों में ठीक है। कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन है अति पिछड़े वर्ग का, या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में कितना रहा है? हमने नीतीश कुमार जी का स्वागत तब भी किया था जब पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने महिलाओं की के आरक्षण को सुनिश्चित किया था। किसी अच्छे काम की तारीफ करने में हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन राजनीति वहां है जब आप इस विषय को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। रोहिणी कमीशन पर आप ढूंढ रहे हैं कि आप किस आधार पर लागू करेंगे। भाई आपके पास सारे आंकड़े हैं, उसी आधार पर लागू करिए। कोटा में कोटा की आप बात करते रहे हैं, संसद में खड़े होकर आप बात करते रहे हैं, अब आप कोटे में कोटा को लागू कीजिए। कहां दिक्कत है? जो वर्ग छूट गए हैं विकास की अवधारणा में या रिप्रेजेंटेशन में, उनको आप शामिल करिए रोहिणी कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार। ठीक है सौरभ, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बीच क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं रिपोर्ट जारी की गई है, सिर्फ ये भ्रम फैलाया जा रहा है। लगातार इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।